नमस्कार। मैं प्रांजल मिश्रा, असिस्टेंट प्रोफेसर, गवर्नमेंट लॉ कॉलेज बूंदी, भारतीय साक्ष्य अधिनियम की कक्षा में आपका हार्दिक स्वागत करता हूँ। पहले वाले वीडियो में हमने पढ़ा कि मौलिक विधि और प्रक्रिया विधि में क्या अंतर है और साक्ष्य विधि के जो साक्ष्य के नियम हैं उनका विभाजन किस प्रकार किया जा सकता है। आज हम साक्ष्य विधि के महत्व और साक्ष्य विधि के उद्देश्य और साक्ष्य विधि की जो रूपरेखा है उसके बारे में चर्चा करेंगे। साक्ष्य विधि का विधि परिवार में क्या स्थान है, इस बात को समझने के लिए न्यायालय के समक्ष किसी मुकदमे के विचारण के विभिन्न चरणों को चर्चा करना आवश्यक होगा। न्यायालय के विचारण में मुकदमों को 5 भिन्न भिन्न चरणों से गुजरना होता है। वे न्यायिक कार्रवाई के 5 चरण कहे जा सकते हैं और दीवानी एवं आपराधिक दोनों ही प्रकार के मुकदमों में सामान्यतः लागू होते हैं। जो ही मुकदमा न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है, चाहे वह सिविल हो या आपराधिक, प्रतिवादी या अभियुक्त के विरुद्ध सम्मन या आदेशिका जारी किया जाता है। यह विचारण का प्रथम चरण है। जबकि प्रतिवादी या अभियुक्त न्यायालय के समक्ष हाजिर होता है तो उससे अपने पक्ष लिखित कथन द्वारा अभिवाचित करने को कहा जाता है। तत्पश्चात न्यायालय वाद एवं लिखित कथन के आधार पर विवादक निश्चित करता है, इशू डिसाइड करता है। दूसरे शब्दों में सिविल मुकदमों में विवादक निर्मित किए जाते हैं और आपराधिक मुकदमे में अभियुक्त के विरुद्ध प्रथम दृष्टया मुकदमा स्थापित होने के पश्चात आरोप अधिरोपित किया जाता है। यह फर्द जुर्म आरोप पत्र आपराधिक मुकदमे में विवादक निर्माण करता है। यह कार्रवाई दूसरे चरण में होती है। विवादकों के निश्चित हो जाने के पश्चात पक्षकारों को उन्हें साबित करने के लिए साक्ष्य प्रस्तुत करने को कहा जाता है। दूसरे शब्दों में उन विवादकों को न्यायालय के समक्ष विचारण किया जाता है और सबूत दिया जाता है। यह तीसरा चरण है। इसको न्यायिक कार्रवाई का विचारण तथा सबूत का चरण कह सकते हैं। पक्षकारों के साक्ष्य प्रस्तुत करने के पश्चात न्यायालय निर्मित विवादकों के विषय में अपना मत प्रकाशित करता है। न्यायालय के मत को तकनीकी शब्दों में निर्णय कहते हैं और न्यायिक कार्रवाई का चौथा चरण होता है। निर्णय देने के पश्चात डिक्रीदार सिविल मुकदमे में डिक्री को न्यायालय द्वारा निष्पादित कराता है। आपराधिक मुकदमे में पुलिस अभियुक्त को हिरासत में ले लेती है और आदेश का निष्पादन करती है और उसे जेल में दाखिल कर देती है इत्यादि। यह न्यायिक कार्रवाई का 5वां और अंतिम चरण है। उपयुक्त न्यायिक कार्रवाई के 5 चरणों में साक्ष्य विधि तीसरे चरण में लागू होती है, अर्थात जब मुकदमे का विचारण होता है और विवादक न्यायालय के समक्ष साबित अथवा नासाबित किए जाते हैं। यानी कि जब विवाद या आरोप निश्चित कर दिए जाते हैं तो उन आरोपों और विवादकों को साबित और नासाबित करने के लिए जिन आवश्यक वस्तुओं की आवश्यकता होती है वो साक्ष्य होते हैं और साक्ष्य विधि इन चीज़ों के लागू करने के संबंध में बताती है।
अब हम देखते हैं साक्ष्य विधि का महत्व क्या है। यह सत्य है कि निर्णय का मुख्य आधार साक्ष्य ही है। एक गलत साक्ष्य निश्चित रूप से निर्णय पर असर डालता है। एक घटना के होने पर उसके संबंध में तथ्यों का ढेर इकट्ठा किया जा सकता है एवं किया जा भी जाता है। इस ढेर में बहुत सी बातें घटना से किसी प्रकार से जुड़ी तो होती हैं, लेकिन आवश्यक नहीं है कि वे निर्णय तक पहुंचने में कोई मदद कर सके। अतः सबसे बड़ी आवश्यकता है कि साक्ष्य का एक वैज्ञानिक तरीके से चयन हो एवं क्रमबद्ध तरीके से उसे ग्राह्य किया जाए एवं उसके आधार पर सही निर्णय पर पहुंचा जाए। अतः साक्ष्य के अध्ययन को सही रूप से करने के लिए साक्ष्य विधि को संहिता में बांधा गया है। साक्ष्य विधि के मुख्य रूप से दो उद्देश्य हैं। पहला, उन नियमों को अधिकथित करना जिनके द्वारा यह निश्चित हो सके कि कौन सा विषय विवादग्रस्त तथ्यों को स्थापित करने में ग्राह्य है और कौन सा अग्राह्य है, और दूसरा, वे विषय किस प्रकार न्यायालय के समक्ष साबित किए जा सकते हैं। दूसरे शब्दों में साक्ष्य विधि उन नियमों को अधिकथित करती है जिनके द्वारा उन तथ्यों को निश्चित किया जा सके जो कि न्यायालय के समक्ष साबित किए जा सकते हैं, और उन तथ्यों को किस प्रकार साबित किया जाना चाहिए। साक्ष्य विधि हर न्यायिक कन्विक्शन के आधार से संबंधित है, क्योंकि किसी न्यायिक कार्रवाई की समस्त इमारत उस मुकदमे के तथ्यों के आधार पर निर्मित की जाती है। वास्तविक तथ्यों को विरोधी परिष्कार के द्वारा दिए गए तथ्यों के ढेर में से निकालना कोई सरल कार्य नहीं है। सभ्य देशों की मानव जाति के अनुभव के परिणाम स्वरूप विभिन्न सिद्धांतों का उदय हुआ है जिनके विश्वस्त मार्गदर्शक माना जाता है और जिनके कि न्यायालय किसी मुकदमे के तथ्यों की सत्यता पर पहुंचने के लिए अनुसरण कर सकता है। साक्ष्य विधि उन निबंधनों को अधिकृत करती है जिनके अंतर्गत न्यायालय को निश्चय करने के लिए किसी विशेष तथ्य के बारे में क्या वह साक्ष्य ले सकता है या नहीं कार्य करना पड़ता है, और वह तथ्य किस प्रकार साबित किया जा सकता है। न्यायालय को तहकीकात की सीमाएं निर्धारित करना होता है। यदि किसी ऐसे नियम न हो या साक्ष्य विधि न हो तो अपार समय एवं शक्ति का नाश और न्यायालय के प्राधिकार का कमजोर होना अवश्यंभावी है। इस प्रकार साक्ष्य के नियम को विवादित के प्रश्न तक सीमित रखते हैं और न्यायाधीश को संरक्षित एवं समर्पित करते हैं। साक्ष्य के नियम न्यायाधीश की सत्यता को जानने के लिए ठोस परख प्रदान करते हैं। स्टीफेन ने इसके समर्थन में व्यक्त किया। भारतीय साक्ष्य अधिनियम का निर्माता स्टीफेन है और स्टीफेन महोदय का जो कथन है वह काफ़ी महत्वपूर्ण है। यदि आप गंभीर महत्व के प्रश्नों की सत्यता जानना चाहते हैं तो निम्न सूत्रों का अनुगमन करिए। पहला, यदि उस तथ्य के बारे में आपको विश्वास है जिसको कि आप निश्चित करना चाहते हैं अन्य तथ्यों से निष्कर्षित हो जाता है तो अन्य तथ्यों को मुख्य तथ्य से निकटतया विशिष्ट प्रकार से संबंधित होना आवश्यक है। पहली बात ये कहती है कि यदि उस तथ्य के बारे में आपको विश्वास है जिसको आप निश्चित करना चाहते हैं और अन्य तथ्यों से निष्कर्षित हो जाता है तो उन तथ्यों को मुख्य तथ्य से निकटतया विशिष्ट प्रकार से संबंधित होना आवश्यक है। दूसरा है, आप किसी भी तथ्य पर विश्वास न करें चाहे वह ऐसा हो जिससे आप मुख्य तथ्य निष्कर्षित करना चाहते हो जब तक कि आपको सर्वोत्तम साक्ष्य उपलब्ध न हो। अर्थात यदि यह तथ्य की कोई बात की गई हो तो आपके समक्ष वह व्यक्ति हो जिसने वह कार्य कारित होना अपनी आंखों से देखा हो। यदि यह तथ्य की कोई बात कही गई हो तो आप समक्ष वह व्यक्ति हो
इसने अपने कानों से ये कहते हुए सुना हो, यदि कोई लिखित पत्र हो तो वह पत्र आपके समक्ष हो और स्वयं आप उसे पढ़ें। किंतु हम इस बात की अवहेलना नहीं कर सकते कि बहुत से व्यक्ति विश्वास करते हैं कि साक्ष्य के नियम मुख्यतया वकीलों द्वारा कतिपय प्रावधानिक मात्र हैं, जो कि बेंथम जी के शब्दों में है, मूल्य कमाने के उद्देश्य से निर्मित किए गए और उनकी सत्यता के अन्वेषण में कोई वास्तविक मूल्य नहीं है। अतः एक सज्जन ने सुझाव दिया कि साक्ष्य विधेयक लागू होना चाहिए और उसमें केवल एक ही नियम हो कि समस्त साक्ष्य के नियमों विधि में से उत्साहित कर दिए जाए। परंतु स्टीफेन का विश्वास है कि साक्ष्य के नियम सभी तथ्यों के मामलों की तहकीकातों में विशेष प्रकार न्यायिक प्रयोजनों में अधिक मूल्यवान है और कठिन मामलों को बिना उन्हें ध्यान में रखे अन्वेषण करना असंभव होता है। वास्तव में हर युग में, हर देश में और हर क्षेत्र में साक्ष्य के नियम रहे हैं और यह एक तथ्य स्वतः ही उनकी महत्ता एवं आवश्यकता का ठोस सबूत है। हरियाणा राज्य वर्सेज टेक सिंह का जो मामला है के बाद में उच्चतम न्यायालय ने कहा कि हितबद्ध साक्षी के साक्ष्य की जांचने में बहुत सावधानी रखनी चाहिए, लेकिन न्यायालयों को बिल्कुल गणितीय धारणा भी नहीं रखनी चाहिए। इट इज़ अनडाउटली necessary for the court to scrutinize the evidence, more particularly minor discrepancies, trivial matters not touching the care of the case, hyper-technical approach in persuasion of the evidence should be avoided। अब हम देखते हैं कि साक्ष्य विधि का उद्देश्य क्या है। न्यायाधीश वेस्ट ने कहा कि साक्ष्य विधि का एक उद्देश्य न्यायालयों द्वारा किए गए अन्वेषण पर न लगाए जाए तो कोई भी मुकदमा, चाहे वह 1000 वर्षों तक विचार किए जाए, निर्णय न हो सकेगा। जैसा कि एक लेखक ने कहा कि जब 60-70 वर्षों की आयु में 1000 वर्ष की आयु तक जीवित रहे हैं तो कदाचित मुकदमे के झगड़े के हर पहलू पर रोशनी डाल सके, किंतु ऐसा होना असंभव है। अर्थात साक्ष्य विधि साक्ष्य की ग्राह्यता, साक्ष्यों को उपयोगिता, साक्ष्यों की जो महत्व है उसको रेखांकित करती है, निर्बंधित करती है। इसीलिए साक्ष्य विधि को उद्देश्य ये है कि साक्ष्यों के जो संग्रहण है उसको निश्चित किया जा सके। साक्ष्य विधि कार्य विधि की एक अधिकतम महत्वपूर्ण शाखा है। यह न्यायिक व्यवहार के लिए उसी प्रकार है जैसे कि युक्ति के लिए तर्कशास्त्र। इसके बिना विचारणों में अपार देरी होगी। इसके कारण आम जनता को नुकसान और वादकर्ताओं को बाधा एवं अधिक खर्चा करना होगा। न्यायालय इसी की सहायता से अपने समक्ष प्रस्तुत तथ्यों के ढेर में से अनाज को भूसे से पृथक करता है, परिस्थितियों के आधार पर सही निष्कर्ष निकालना सीखता है और प्रत्यक्ष सबूत के मूल्य को तोलता है। इसी के मार्गदर्शन से अपने मार्ग में पड़े हुए जालसाजी, हल्फ दरोगी, धोखाजनी के लिए जलते हुए अंगार को बचकर सुरक्षित जल जाता है और अपने निर्णय की संभावनाओं के आधार पर कम से कम संतोषजनक रूप में रखता है। निष्कर्ष रूप में हम कह सकते हैं कि साक्ष्य विधि न्यायालय के मुख्य कार्य को सुगम बनाती है। यह उन नियमों का समूह है जिनके द्वारा न्यायालय के समक्ष तथ्य साबित या नासाबित किए जाते हैं। यह न्याय प्रणाली की एक दिशा एवं रास्ता प्रदान करती है, इसके माध्यम से
पक्षकारों के अधिकारों को प्रभावित किए बिना उनके मध्य होने वाले विवादों को उचित रूप से निर्णीत किया जा सके। यह विधि यह भी बताती है कि तथ्यों को किस प्रकार साबित किया जा सकता है। साक्ष्य विधि की जो एक महत्वपूर्ण बात है, साक्ष्य विधि देशीय नियम है। द लॉ ऑफ एविडेंस इज लेक्स फॉरी। साक्ष्य विधि से समस्त प्रश्न उस देश के विधि के अनुसार जहाँ की कार्रवाइयाँ की गई हैं शासित होते हैं, न कि उस देश की विधि के अनुसार जहाँ की संविधा का निर्माण हुआ था या वाद हेतु उत्पन्न हुआ था। अतः यह है कि जब तक अन्यथा कानून द्वारा उपलब्ध न हो, साक्ष्य के समक्ष प्रश्न देशी विधि द्वारा न कि संविधा निर्माण के स्थान की विधि द्वारा निश्चय किए जाते हैं। इस प्रकार विदेशी दस्तावेज की प्रतिलिपि यद्यपि विदेशी न्यायालय में साक्ष्य ग्राह्य हों, अंग्रेजी न्यायालय द्वारा साक्ष्य ग्राह्य में न होंगी जब तक कि अंग्रेजी विधि का अनुपालना न करें। इस प्रकार अंग्रेजी न्यायालय द्वारा ग्राह्य दस्तावेज भारतीय न्यायालय द्वारा अग्राह्य हो सकता है। इस प्रकार हमने देखा कि जो साक्ष्य विधि है वो देशीय विधि है, स्थानीय विधि है। जिस देश में प्रक्रिया चल रही है उस देश की विधि पे जो साक्ष्य विधि है वही लागू होगी। जैसे भारत देश में भारत की साक्ष्य विधि लागू होती है। धन्यवाद। यही साक्ष्य विधि का जो महत्व था, उद्देश्य था, उस पर हमने चर्चा की। अब आगे हम साक्ष्य विधि के विभिन्न जो धाराएं हैं उनके बारे में हम इसका अध्ययन करेंगे। उससे पहले कुछ जो महत्वपूर्ण बातें हैं उनके बारे में भी चर्चा करेंगे। धन्यवाद।